आज ये सेकंड लेक्चर में लेने वाला हूँ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। इससे पहले अगर आपको इसको समझना है तो आप मेरा लेक्चर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन 01 देख लीजिए, जो मैं इस वीडियो के नीचे डाल दिया हूँ। आप उसको देखेंगे तब ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आधा डेरिवेशन मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूँ और ये सेकंड डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो कल मैंने ये इक्वेशन लिख के छोड़ दिया था, तो आज मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ कांस्टेंट को एलिमिनेट करके जीरो कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 × 4 16 कांस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ शॉर्टेज करूँगा, कुछ छोटा करूँगा, एलिमिनेट करके जीरो करूँगा। अभी देखो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग अच्छा सा, फिर हमको पता चलेगा कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कल मैंने बताया था, सपोज़ करो ये एस है और ये एस डैश्ड है, ठीक है। दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। यहाँ पे देखो चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है केवल, अगर ये वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है तो चेंज किस में हो रहा है, केवल एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, ठीक है। और वाई सेम है, वाई में कोई चेंज नहीं है, और सिमिलरली जेड में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मतलब मैं लिख सकता हूँ वाई डैश इक्वल टू वाई। अगर इसका वाई डैश है और इसका वाई है तो मैं लिख सकता हूँ वाई डैश इक्वल टू वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड, ठीक है। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो y है वो x पे नहीं डिपेंड कर रहा है, z पे नहीं डिपेंड कर रहा है और t पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो केवल y पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली z के साथ भी यही कर सकते हैं हम। पर क्या हम x के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि x जो है उसमें चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे x, ये मैं नहीं बोल सकता x डैश इक्वल टू एक्स, बिकॉज दोनों चेंज हो रहे हैं। अगर हम सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से चलें तब भी हम एक्स डैश इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकते हैं, और ये तो स्पेशल रिलेटिविटी है। और हम सेकंड विजुलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे देखो जो एक्स में चेंज हो रहा है वो क्या वाई और जेड पे डिपेंड करेगा? अपने मन से सोच के बताओ, क्या कर सकता है? यहाँ का चेंज इस पे डिपेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। सिंपल सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पे हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। और यहाँ से अगर y t पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो t भी y पे नहीं डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब मेरे पास जो मेन इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। अब यहाँ देखो हमारा इक्वेशन छोटा तो हो गया है, पर और छोटा हो जाए तो और अच्छी बात है। मतलब अगर हम कुछ कांस्टेंट को और कम कर दें तो और अच्छी बात है। तो क्या करते हैं, हम पहले कुछ और सिंपल सी विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर वही ये एस है, सॉरी एस डैश है और ये है एस। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कोई मार्क किया और एस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ तक निकालता हूँ, तो क्या मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ, और इसके हिसाब से ये एक्स डैश है, ठीक है। सपोज़ करो ये वी टी से चल रहा है, तो अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। पर हमको पता है कि यहाँ पे टाइम जो है वो वेलोसिटी के साथ वेरिएशन कर रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ कुछ कांस्टेंट करके एक्स माइनस वी टी, ठीक है। और मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एक्स डैश इक्वल टू के एक्स माइनस के वी टी, ओके। अब पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी इसके बाद मैं जो लिखूँगा उसका ले लेना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को, ठीक है, ध्यान से देख लो, देख लिया आप लोग इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो मैं लिख सकता हूँ k इक्वल टू A11 और k इक्वल टू माइनस A14, और फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से मैं A11 इक्वल टू माइनस A14, ठीक है। और फिर इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A11 को कॉमन ले लिया पूरे से, x माइनस वी टी।
अब फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा होगा, मैं लिख के बता रहा हूँ ऊपर से। देखो ये वाला इक्वेशन तो वैसे ही रहेगा, पर यहाँ पे कुछ चेंज किया हूँ अभी मैं, एक कांस्टेंट को एलिमिनेट किया हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a11 x माइनस वी टी, ठीक है। ठीक है, और फिर y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू जेड डैश। अब आप क्या करो, इसको आप एक कॉपी पेन लेके तुरंत आप यहाँ पर नोट कर लो इसको तुरंत, ठीक है, क्योंकि मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ आगे। तो आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं और साइड में रख लेना, क्योंकि मैं जब अगला इक्वेशन लिखूँगा तो वैल्यू पुट करूँगा, तो आप साइड में रहेगा तो अच्छा रहेगा। कल मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, तो वो इक्वेशन ये लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे, जो ये डैश्ड है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की जो वैल्यू हम पीछे वाले स्लाइड में निकाले थे उसको हम पुट कर देंगे, तो फिर ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो मैंने जो इक्वेशन लिखा था उसमें एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू पुट कर दी और रीअरेंज किया, तो मैंने क्या देखा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो है ये, और वाई प्लस जेड। आप जब पुट करके रीअरेंज करोगे तो कुछ आपको एक ऐसा फॉर्म दिखेगा, ठीक है। और ये सेकंड इक्वेशन था ये वाला। हमको क्या करना है, इसके और इसके कोफिशिएंट को मैच करना है, क्योंकि हम क्या बोले थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि इसके कोफिशिएंट को भी 1 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देते हैं सिंपल सा। तो मैं लिख सकता हूँ, जो देखो यहाँ पे ये जो है इसको इक्वल टू 1 करना है, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना कोफिशिएंट, तो इसको उठा के 1 कर देना हम लोग को। तो कर देते हैं सिंपल सा। और ऐसे ही सब सारे कोफिशिएंट मैच कर लेते हैं। कांस्टेंट ये देखो, ये एक्स का कोफिशिएंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोई टर्म है ही नहीं, मतलब कि कोई एक्स है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो करना पड़ेगा, जब कुछ है ही नहीं तो जीरो कर दो इसको। तो जीरो कर देते हैं इसको हम। एक सेकंड, इसको हम नीचे लिखता हूँ। ओके, और फिर जो ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, देखो दिखा रहा हूँ, ये टी का कोफिशिएंट, यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ सी है ना, तो इसको हम सी की इक्वल कर देते हैं। तो मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, जैसे कि ये और ये वाला कांस्टेंट और ये दोनों। अब मैं क्या करूँगा, इन सब की वैल्यू निकालूंगा, और वैल्यू निकालने के बाद जो मैंने मेन इक्वेशन लिखा था पीछे वाली स्लाइड में उसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। ओके, मैं पे 3 इक्वेशन लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को उठाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन में इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, कर दिया सिंपल सा। और मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको एक तरफ करके इन सबको नीचे डाल देता हूँ, कर दिया। अब जो वैल्यू आई है ये वाली, इसको मैं इक्वेशन 2 में यहाँ पुट करता हूँ। ओके, इक्वेशन 2 में मैं यहाँ पुट कर देता हूँ वैल्यू को। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको इधर करता हूँ,
क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और रीअरेंज करने के बाद मुझे एक ऐसा इक्वेशन मिलता है। अब यहाँ देखो, मैं A11 को कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, ये आ गया। अभी देखो ये जो है ना, ये इक्वेशन 1 ही है एक्चुअली में, इसको ध्यान से देखो, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 है, मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 कर दिया, ये 1 हो गया पूरा, ये इक्वेशन आया। अब मैं क्या करता हूँ, A11 ये 1 है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, सॉरी ये 4 और 1 है, तो यहाँ पे A41, इन सब को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये मेरा ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उठा के A41 को मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने पुट कर दिया है वैल्यू, तो ये आ गया। मैं यहाँ पे फिर A11 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको एक ही स्टेप में करके लिख दिया है, इसको मैंने एक ही स्टेप में करके लिख दिया है। फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, ये वाला इक्वेशन था ना, ध्यान है आपको, आप वीडियो रिमाइंड करके देख लेना कि यही वाला इक्वेशन था पीछे जो मैंने लिखा था उस पेज पे। तो क्या करता हूँ, मैं A11 को सीधा इसको मैं नीचे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और यहाँ पे स्क्वायर हटा के मैं इसको अंडर रूट कर देता हूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास जितने कांस्टेंट थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कांस्टेंट की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, ठीक है, फिर ये दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ऐसे ही मैं सबकी वैल्यूज़ निकाल ले रहा हूँ। अब क्या करूँगा, जो मेरा पहला इक्वेशन था, ठीक है, एकदम शुरुआत वाला जो मैंने पीछे लिखा था, उसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो जो ये जो एक्स है ना, ये एक्स डैश है, इसको आप कर लेना, करेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये एक्स डैश है, एक्स डैश जो है वो एक्स के साथ कुछ ऐसा रिलेशन होगा। ये जो कांस्टेंट था वो उसकी वैल्यू आ गई है 1 - v/c का होल स्क्वायर। वैसे ही जो टी कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ऐसे रिलेट होगा, t - v/c का स्क्वायर होल का एक्स, और फिर अंडर रूट 1 - v/c का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट कर दिया, यही था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आगे आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन विथ स्पीड सब बताने वाला हूँ। आप इसको अच्छे से देख लेना, और अगला जो लेक्चर आएगा उसका लिंक मैं इसके नीचे दे दूँगा।